बात कही के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बाबूलाल मरांडी के साथ हैं। आज शिक्षक दिवस भी है और बाबूलाल मरांडी नेता बनने से पहले शिक्षक भी थे। आपको किस क्षण लगा कि अब शिक्षक मुझे नहीं रहना चाहिए, या पहले सोचा था शिक्षक बनने का, बाद में ये चेंज हुआ दिमाग, क्या कुछ हुआ? एक घटना है और उस घटना ने ही हमको शिक्षक की पद से छोड़ने को विवश किया। करप्शन तो आज भी है, लेकिन उस वक्त शिक्षा विभाग में जो डीएससी ऑफिस था, तो वहाँ की जो करप्शन की जो हालत मैंने देखा, और शिक्षकों के साथ जिस प्रकार से ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, और कर्मचारी भी जो जिसको कह सकते हैं ना कि सबसे फोर्थ ग्रेड के, कोई सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करते थे। कोई अगर कोई जानकारी भी लेना तो कोई बताते नहीं थे कौन व्यक्ति कहाँ बैठते हैं, कौन क्या है। तब मैंने उसी दिन तय किया कि अब मेरे जैसा व्यक्ति के लिए यहाँ रहना बड़ी मुश्किल होगी। या तो हमें लड़ना पड़ेगा लोगों से यहाँ पर, या फिर हम इस नौकरी को छोड़ करके और वैसा नौकरी करें, अफसर बने, ताकि हम इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें या इन लोगों को हम रास्ते पर ला सकें। और उसी दिन हमने तय किया और फिर हमने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और समाज जीवन में चल कर के यहाँ तक आए। तो इसलिए आज भी हमारा हर हमेशा कोशिश रहती है कि भी शिक्षा में सुधार हो, शिक्षकों के साथ या शिक्षक का भी जो दायित्व है वो भी लोग ठीक प्रकार से निर्वाह करें, और सरकारी दफ्तरों में जो भी बाबू लोग हैं, अफसर लोग हैं, तो भी शिक्षकों के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार करें। और राज्य में जब मुख्यमंत्री भी बने तो आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए थे। शिक्षा को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जो हमें समझ में आया, या और लोगों से जो हम चर्चा करके जो भी बातें हमको ठीक से आए, और जो चीज़ें हमने देखा था क्षेत्र में। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, जिस वक्त हम शिक्षक थे तो ग्रामीण अंचलों में खास करके जो जंगल का जो क्षेत्र था, कोई शिक्षक जाते नहीं थे। सिर्फ महीना में एक बार एब्सेंटी देने के लिए बीओ के पास लोग पहुंच जाते थे, ब्लॉक जो एजुकेशन ऑफिसर होते थे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास, और फिर वेतन लोग उठाते थे, उससे अधिक कुछ होता नहीं था। तो हमें लगा कि राज्य में जब हम मुख्यमंत्री बने तो इसलिए जितने भी शिक्षक थे उनको होम ब्लॉक हमने सबको ट्रांसफ़र कर दिया था। क्योंकि उस समय शिक्षक बहाना लगाते थे कि वहाँ रहने का जगह नहीं है, आने जाने का दिक्कत है, तो हम नहीं रहेंगे, तो लोग घरे भागे रहता था। और वास्तव में उस समय कम्युनिकेशन की भी बहुत सुविधाएं नहीं थी, आवागमन की भी सड़कें नहीं थी, दिक्कतें थी। तो हमने कहा कि नहीं, कम से कम बच्चों को पढ़ाएगा 2-4 घंटा भी, तो हमने सबको होम ब्लॉक कर दिया। फिर आपने देखा होगा बच्चे लोगों को पढ़ने आने जाने के लिए, गरीबों के लिए दिक्कत होती थी, तब तक सड़कें भी बनना शुरू हो गई थी, तो साइकिल भी हमने बच्चों को देना प्रारंभ किया उस समय। फिर बहुत से गांव था जहां पर स्कूल नहीं थे, तो स्कूल खोलना उस समय साक्षरता अभियान के तहत कई एक योजनाएं चल भी रही थी। तो हमने तय किया कि नहीं, कम से कम जिस भी गांव में, चूँकि जंगल में जो छोटा छोटा गांव है, खास करके जो ट्राइबल विलेज है, बहुत ही छोटा छोटा गांव है, रेवेन्यू विलेज है लेकिन गांव छोटा है, तो हमने कहा कि भाई वहाँ भी कम से कम 15 बच्चे हो तो वहाँ भी स्कूल खोलना चाहिए। तो हमने एक प्रकार से उस समय अभियान चलाया था पूरे प्रदेश में। फिर टीचरों की बहाली बड़ी दिक्कत हो रही थी कि एक तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, उसका जो गाइडलाइन था भारत सरकार का भी, टीचर्स ट्रेंड होना चाहिए। तो फिर लगा कि हम फिर उसको कंपटीशन करानी चाहिए, तो लगा कि इतनी प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमने कहा कि बाद में करेंगे प्रोसेस, लेकिन शुरू में उनको कैसे बहाल किया जाए। तो हमने उसी समय पारा टीचर का एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया और हमने शुरू किया कि चलो इसमें से गांव-गांव में जहाँ कम से कम 15 बच्चे भी हो तो वहाँ विद्यालय हो और पारा शिक्षकों की बहाली हो। और वो भी हमने कहा कि सरकारी पदाधिकारी नहीं, गाँव की जो ग्राम शिक्षा समिति, तो हमने कहा कि ग्राम शिक्षा समिति गाँव में बनेगी और वही लोग शिक्षकों को भी बहाल करेंगे, और जो सबसे अधिक पढ़े लिखे होंगे उसको पहले प्रायोरिटी देंगे गांव में, ताकि इसकी कोई
मरमरिंग नहीं हो, कोई उसको किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सके। तो इस पारा कंसेप्ट शिक्षक का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए पहली बार, तो उस समय तो आपने कहा कि जो सबसे पढ़ा लिखा होगा गांव के लोग उसको चुन लेंगे, लेकिन उसके बाद की जितनी भी सरकारें आई सबने पारा शिक्षक को एक तरीके से यूँ कह ले समस्या बताया कि यही आपका सिस्टम था जो मतलब ग्राम शिक्षा समिति ने अपॉइंटमेंट किया था, जिसकी वजह से आज तक वो परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, या इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही नहीं, वो सब कुछ नहीं है। सरकार की सोच होनी चाहिए ना, मन होनी चाहिए कि भाई इसको हमको इतना वेतन देना है या उनको अस्थायी करना है। हमने जैसा कहा ना कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें इतना ही है, एक तो उनको ट्रेंड होना चाहिए और दूसरा टेट पास होना चाहिए। तो हमने कहा कि जिन लोगों ने टेट पास किया है, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो उनको वहीं समायोजित कर देना चाहिए। जिन लोगों ने टेट नहीं पास किया है तो फिर उनको एग्ज़ाम दिला करके पास कराना चाहिए, और तब तक वो पास नहीं करते हैं तो वेतन में समानुपातिक ढंग से उसकी वृद्धि कर देनी चाहिए। तो हमें लगता है समस्या का ही समाधान हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार की इच्छा शक्ति पर सब कुछ निर्भर करता है। मेरे सहयोगी ने एक स्टोरी किया कि 8 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाते हैं शिक्षक, वहाँ पैदल हर दिन पारा शिक्षक दो पढ़ाने बच्चों को। बिल्डिंग भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पर वो सरकारी स्कूल है। अब समस्या उत्पन्न हो रही है कि अब डिजिटल ज़माना हो रहा है, और झारखंड में ऐसे भी कई जगह हैं जहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं। तो अब क्या कुछ करना चाहिए झारखंड सरकार को, किस तरीके से शिक्षा में सुधार आए, किस तरीके से बच्चे इस तरीके से पढ़े कि डिग्री लेते ही सिर्फ कागज़ का वो ना रह जाए, उनको नौकरी मिल जाए। देखिए, दोनों बातें हैं कि एक तो आपने जैसे कहा ना कि अभी डिजिटल का ज़माना है। अब करीब करीब अधिकांश जो गांव है अब नेटवर्क से जुड़ चुका है। कुछ ही गांव बचे हुए हैं जहां पर नेटवर्क नहीं पहुंचा है। तो हम समझते हैं कि ऐसे गांव को चिन्हित करके, और भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास भी डाटा है, तो हमें कोशिश करके वहाँ तक नेटवर्क भी हमें पहुँचा देना चाहिए। तो क्या है, केबल बिछा देगा वहाँ तक तो पहुँचाएगी, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और टावर लगाना, बाकी सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। तो एक तो ये काम करना ही चाहिए। और पारा शिक्षक का कंसेप्ट ही यही था कि गांव के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हमें लगता है अगर इतने वर्षों में वहाँ पर गांव में ही अगर कोई लोग पढ़ लिख गए होंगे तो वहीं पर शिक्षक को बहाल कर देनी चाहिए गांव के लोगों को। और जो दूसरे गांव से जिसकी आना जाना हो रही है 8 किलोमीटर जो बता रहे हैं, उसको अपनी गांव में, उनको अपने गांव में ही या उससे जो नज़दीक जगह पर है वहाँ समायोजित कर देना चाहिए। आप सोच सकते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि अगर साइकिल या पैदल भी 8 किलोमीटर जाते होंगे, पैदल साइकिल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं रह जाते होंगे। 8 किलोमीटर पैदल चलना, 8 किलोमीटर आना, यानी 16 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन होगी, तो बच्चों को कितना पढ़ा पाएगा। जाते समय भी उनको चिंता होती होगी, आते समय भी उनको जल्दी जाए। तो हमें लगता है कि सरकार को ऐसे विद्यालय को दे करके, चिन्हित करके, और गांव में ही जो पढ़े लिखे नौजवान है उसको लगा, तो गांव के नौजवान को भी काम मिल जाएगा। जहाँ तक भविष्य के बारे में बताएं तो आज मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने जो लागू की है वो काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा कि जब लड़के 6ठा 7वां पढ़ेंगे उसी समय से उनको खेत खलिहान से भी जोड़ना चाहिए ताकि वो प्राइमरी शिक्षक। यार हमें भी याद है जब हम लोग चंदौरी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, जब हम मिडिल स्कूल के छात्र थे, तो एक मिडिल स्कूल के हाता में ही एक कैंपस था। मैंने हमें लगता है कि 2-1 एकड़ का कैंपस रहा होगा। तो सब बच्चे उसमें, हम लोग कोई प्याज लगाते थे, कोई लहसुन लगाते थे, कोई धनिया लगाते थे, और सबका अपनी अपनी छोटा छोटा क्यारी होता था, और कुआं था, उससे हम लोग सिंचाई करते थे। और मैंने हम लोग उसको नहीं, बल्कि वहाँ जो शिक्षक होते थे वही उसको खाते भी थे, और उस पर भी हम लोग को नंबर मिलता था। तो हम लोग बड़ा मेहनत करके हम लोग लगाते थे इस सब में। तो उन ज़माने को याद करते हैं। और उस दिन हमने मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण को सुना, अखबारों में भी आया, तो मैं उन बचपन के उन दिनों को याद किया जब मैं 4था 5वां 6ठा में 7वां तक मिडिल स्कूल था।
उसमें हम पढ़े थे। तो उस समय हम लोग इस काम को बखूबी किए हैं। तो जब उस समय हम लोग किए हैं तो आज के बच्चे तो उस समय से अधिक इंटेलिजेंट हैं, और उनके लिए आज के बच्चों के शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब देखते होंगे सब बच्चों के हाथ में, माँ बाप के हाथ में मोबाइल होता है, नेट में सब कुछ देख करके वो सीख सकता है, कृषि को भी समझ सकता है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो जान सकते हैं। तो हमें लगता है नई जो शिक्षा नीति भारत सरकार ने जो इस समय लागू कर रही है, जिसकी घोषणा भी सब कुछ हो गया है, लेकिन वो लागू होते होते हमको लगता है 2022 तक शायद मैंने स्कूल तक आते आते लगेगी। तो हमें लगता है कि इसमें से हो जाएगी। और हमारा ये कहना है कि भाई सबको ही नौकरी मिलेगी, कहाँ संभव हो सकता है कि हम नौकरी ही पाने वाले क्यों, हम नौकरी देने वालों में पैदा हो सकते हैं ना लोगों से में से, और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो हमें लगता है कि लोगों को उस ओर हमें प्रेरित करना चाहिए। हमने गलत डायरेक्शन में समाज को हमने आगे बढ़ा दिया। हमने कहा कि जितना पढ़ लिख जाएगा हम सबको नौकरी देंगे, कहाँ से हो सकता है ये? भाई उनको खेत खलिहान से भी हमें जोड़ना, गांव घरों से जोड़ा कामों में क्यों परहेज करेगा, वहाँ वो ये काम करेगा तो अच्छे से अच्छे काम। आप देखते होंगे इस लॉकडाउन में आखिर हम सब को तो जिंदा जो रखा हुआ है पूरी दुनिया को, तो खेत खलिहान नहीं लोगों को जिंदा रखा है, पहले भी जिंदा यही रखे थे। आप चाहे कितनों भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो बाकी चला लीजिए, लेकिन क्या होता है, खाता तो आदमी यहाँ नहीं है, पहनता तो वही खेत खलिहान में जो पैदा होता है उसी कपास से ही कपड़े बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, कपड़े और भी चीज़ों से पैदा हो रहा है। तो हमारा कहना है कि भाई हमें वैसी शिक्षा देना और वैसे लोगों को मोटिवेट करना, प्रेरित करना कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमें लगता है जब लोग इस ओर मुखातिब होंगे, करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे भारत बने, परिवार भी आत्मनिर्भर बनेगा, गांव भी आत्मनिर्भर बनेगा, झारखंड भी आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे देश आत्मनिर्भर बनेगा। एक बात आ रही है कि क्या स्कूल घर के बगल में जितना हो, भले ही कमरा कम हो, शिक्षक कम हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, योगदान देगा शिक्षा में, या दूर ही स्कूल हो लेकिन प्रॉपर हो, सारे विषय के टीचर हो? किसको आप बेहतर विकल्प मानते हैं? देखिए, मैं 2-3 प्रकार की बातें करता हूँ, इसमें थोड़ा मैं अपने आप को भी इन विचार के हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि भाई गांव में तो विद्यालय होना ही चाहिए, और आज है, प्राय सभी गांव में विद्यालय है। बहुत ही कम गांव होंगे जहाँ पर विद्यालय नहीं होगा, और भी वैसे गांव होगा जहाँ बहुत आबादी बहुत कम होगी, और सभी गांवों में एक ना दो टीचर तो है, नहीं है ऐसी भी बात नहीं। हमें लगता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का भी हमें उपयोग करना चाहिए। और जैसे आपने देखा होगा कि ओपन विश्वविद्यालय या इस सब प्रकार की जो कंसेप्ट, ओपन विद्यालय के भी बहुत कंसेप्ट आई है। मुझे लगता है कि इसको और हमें आप बढ़ाना चाहिए, क्योंकि खेत खलिहान में भी अगर काम करता है कोई, और वो अगर कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उनको आप एग्ज़ाम देने की, फॉर्म भरने की उनको इजाज़त आप दीजिए। और आने वाले कल आप देखेंगे ये दुनिया में होने वाला है। जैसे ओपन तो हो ही रहा है ना अभी, भाई हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। जब भरेंगे आप दो ही करिए, एक करिए कि भाई रेगुलर, और एक करिए प्राइवेट दे रहा है एग्ज़ाम, और उसी सर्टिफिकेट में आप RRP से उसको डिफाइन कर दीजिए फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्कूल की जो इतनी मारा मारी है वो भी नहीं होगा कि कोई घर में भी रह करके पढ़ सकते हैं, या आप टेक्नोलॉजी में जितनी अच्छे अच्छे गणित के शिक्षक हैं उसको आप यूट्यूब में डाल दीजिए, फेसबुक में पढ़ाइए, तो सारे लोग सीख जाएंगे। आखिर ट्यूशन लोग कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमें इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। आप रोज़ देखते होंगे ना, यूट्यूब में देखते हैं कि फेसबुक में देखते हैं कि सब कुछ बताता है, खेती की किसानी के बारे में बताता है, एजुकेशन के बारे में भी बताता है। तो हमें लगता है जिस प्रकार से तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमारा दिमाग को भी बिल्कुल आप प्राउड करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। और हम इससे 2-3 लाभ होंगे। एक तो शिक्षा के ऊपर जो खर्च बहुत अधिक है वो भी कम हो जाएगी। हमारा जो कहते हैं ना कि स्कूल भवन में कमी है, तो वो भी है, बहुत सारे लोग घर से ही पढ़ना शुरू कर देंगे कि क्या है, उसको बराबर है, डिग्री मिलेगी, वो भी बच्चे कंपटीशन में बैठ सकते हैं। खाली उसको सर्टिफिकेट में एक रहेगा रेगुलर, एक रहेगा प्राइवेट दिया है, तो R और P का ही डिफरेंस रहेगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा।
बाकी फिर वो जो ग्रेजुएशन करेगा दोनों ही कंपटीशन में कहीं भी बैठ सकते हैं। तो नहीं, सरकार अगर कोई ऐसा निर्णय लेगी तो शायद उन पे फिर यह आरोप लगेगा कि नियोजन नहीं करना चाहती है, इसीलिए एक जगह एक शिक्षक को रख के पूरे झारखंड स्टेट के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत नहीं। अगर आप बाकी चीज़ डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो आखिर आज आप अपना रिसोर्स भी तो देखेंगे ना, आपके पास कितना रिसोर्स है। अब राज्य सरकार को बतानी चाहिए, आखिर बजट में तो आता ही है कि प्रत्येक साल सरकार को कितना कर संग्रह करती है, ठीक है ना, और कितने पैसे डेवलपमेंट में लगाते हैं और कितने पैसे वेतनमान में लगाते हैं। तो जब उसको अब देखेंगे उस अनुपात में हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। फिर हमने कहा कि टेक्नोलॉजी का भी हमें जमाना है, उसको हमें तो उपयोग करना चाहिए ना। और उसके बाद जो बहुत सारे कामों में लोग लगेंगे, कहाँ उसमें से ये प्रॉब्लम है। लोगों की हमको क्या करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, लाइफ स्टैंडर्ड जिसको है ना उसको हमें ठीक करना है। यही तो करना है जीवन में, लोगों के जीवन में खुशहाली आवे, लोगों के अंदर मुस्कुराहट हो, इसकी हमें पहल करना चाहिए। तो ये थे बाबूलाल मरांडी, कह रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अब ओपन स्कूल की ओर भी ले जाना चाहिए, सरकार को इस दिशा में भी करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। इससे ना सिर्फ सरकार का जो खर्च है वो कम होगा बल्कि ज़्यादा अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएंगे, चाहे वो उनके साथ मजबूरी हो वो स्कूल आए या ना आ पाए। तो ओपन स्कूल के बारे में भी सोचना चाहिए, मतलब डिजिटल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। आज के बच कहीं में इतना ही, आगे फिर किसी और शख्सियत के साथ करेंगे मुलाकात। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in